डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ द डिप्लॉयमेंट टास्क इज एक्चुअली डन। मतलब आपने अगर कुछ डेवलप किया है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वेबसाइट डेवलप की है, उसको किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है पूरे स्टेप को देखेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से डिप्लॉयमेंट इवोल्यूशन हुआ है। मतलब पुराने टाइम में कैसे डिप्लॉयमेंट की जाती थी, आज कैसे डिप्लॉयमेंट की जाती है, ये सारी कहानी विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। और वैसे भी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में हो तो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक के सारे स्टेप्स किस तरीके से किए जाते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस बहुत जरूरी हैं। जब आपको पता लगेगा किस तरीके से डिप्लॉयमेंट की जाती है और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, तब आपको एक्चुअल में कहानी समझ आएगी कि आज के टाइम पे जो कंटेनर्स की हम लोग बात करते हैं, वर्चुअल मशीन्स की बात करते हैं, क्यों इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये पूरी कहानी आपस में कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं बड़े अच्छे से एग्जांपल से। तो हम लोग यहां पे बात करें प्री वर्चुअलाइजेशन ईरा की, मतलब वो वाला टाइम जब हमने वर्चुअलाइजेशन, जो हम AWS की बात करते हैं, एज्योर की बात करते हैं, डॉकर्स, क्यूबरनेट, ये अभी कोई बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन से पहले की। उस केस को हम बोलते हैं बेयर मेटल डिप्लॉयमेंट। ये पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं पे भी आपसे पूछ लें कि भैया बेयर मेटल डिप्लॉयमेंट क्या होती थी। एक्चुअल में बिफोर वर्चुअलाइजेशन जो डिप्लॉयमेंट की जाती थी वो कहलाती थी बेयर मेटल डिप्लॉयमेंट। अब इसके अंदर हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज मुझे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है और ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के बाद मुझे उसको डिप्लॉय करना है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट में आपके पास मेनली क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास प्रोडक्ट का कैटलॉग हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली जो लोग खरीदने आएंगे तो उनको कुछ पहले दिखे तो सही क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कैसे आप खरीदोगे। दूसरा, अब ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी मुंह उठा के आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा। आप चाहते हो कि प्रॉपर साइन अप वगैरह हो, साइन इन वगैरह हो, तो मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। फिर बंदे को अगर कोई सामान पसंद आ गया, किसी बंदे को अगर लगा कि यार ये मेरे को अच्छी लग रही है चीज, तो वो उसको शॉपिंग कार्ट के अंदर उसको ऐड कर सके और शॉपिंग कार्ट में ऐड करने के बाद उसको ऑर्डर करके, मतलब ऑर्डर प्लेस करके, पेमेंट करके और आपके पास वो चीज पहुंच जाए। तो पेमेंट और उसके बाद आपके पास शिपिंग वगैरह, आप कह सकते हो पेमेंट एंड शिपिंग वाला काम हो जाए। तो मतलब एक मोटा मोटा हम लोग इस तरीके से, ये आपके पास मल्टीपल सर्विसेज आपको चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। अब यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टीम ऑफ डेवलपर्स जो है वो बिठाओगे। तो पहला फेज आपका क्या है, डेवलपमेंट वाला जो फेज है, ये आपका स्टेप 1 है। तो हुआ क्या क्या, आपने जो है वो एक तरीके से डेवलपमेंट की टीम बिठाई। कुछ लोग जो है वो डेवलपर्स काम कर रहे हैं प्रोडक्ट कैटलॉग के, कुछ काम कर रहे हैं यूजर ऑथेंटिकेशन पे, कुछ काम कर रहे हैं कार्ड पे। इस तरीके से मल्टीपल टीम आपने बिठा दी। अब होगा क्या, वो लोग अपने सिस्टम पे, मतलब लोकल मशीन में, उनके पास कोई ना कोई जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज कर रहे हैं, विंडोज, लिनक्स, उबुंटू, जो भी, वो अपने लोकल मशीन में मल्टीपल डेवलपर्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो करेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, लेट्स सपोज मैं PHP को यूज कर रहा हूं, तो यहां पे सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, PHP जो है वो, PHP का कोई ना कोई वर्जन, जैसे PHP वर्जन 7.4 जो है वो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो मल्टीपल लोगों ने अपने हिसाब से वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लिया और कोडिंग करनी, मतलब डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी। अब ऑब्वियसली यहां पे मेरे को मल्टीपल क्या चाहिए होंगे, एक्सटेंशंस भी चाहिए होंगे। ऑब्वियसली एक अकेले लैंग्वेज के उससे काम नहीं चलेगा, मुझे मल्टीपल एक्सटेंशंस चाहिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूं MySQL, ठीक है, डेटाबेस मैंने लेट्स सपोज बैकएंड पे MySQL को यूज किया, या लेट्स सपोज मैं MariaDB को यूज कर रहा हूं, तो बेस्ड ऑन वेरियस डेटाबेस मुझे वो भी क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्टैक मतलब एक पूरा सूट, जिसमें मैंने PHP का वर्जन जो है वो इंस्टॉल किया, डेटाबेस जो भी मैं बैकएंड पे यूज कर रहा हूं वो, इसके अलावा मेरे को मल्टीपल एक्सटेंशन जैसे PDO, ऑब्वियसली मैं MySQL को यूज कर रहा हूं तो मेरे को PDO MySQL का जरूरत पड़ेगी, या मेरे को कर्ल, मल्टीपल जो है वो बेस्ड ऑन PHP मेरे को अलग अलग एक्सटेंशंस की PHP के जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसके अलावा मेरे को वेब सर्वर को यूज करना पड़ेगा। वेब सर्वर लेट्स सपोज मैंने अपाचे को यूज किया या एनजिनिक्स को यूज किया, कोई भी मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे। अब आपको पता है कि PHP जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब आपको जो है, जो भी डेवलप कर रहे हो उसको आपने चेक करना है कि ब्राउजर पे वो किस तरीके से दिख रहा है, वो पेज कैसे ओपन हो रहा है। तो आपको वहां पे वेब ब्राउजर की, वेब सर्वर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो लोकल मशीन में आप उसको एग्जीक्यूट कर करके देख रहे हो। इसके अलावा हो सकता है आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़े, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पेमेंट पे भी काम कर रहे हो, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप अगर कुछ एनालिसिस की बात कर रहे हो तो आपको पाइथन की कोई लाइब्रेरीज या PHP की कोई लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ रही है जो
पेमेंट से रिलेटेड काम कर रही है, तो मल्टीपल यहाँ पे क्या करने पड़ रहे हैं आपको, एक इस तरीके से पहले सारा एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है अपने सिस्टम में। ऐसे ही बाकी लोग भी करेंगे, फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे, सारी टेस्टिंग वगैरह करके, और फाइनली उस कोड को, जो एप्लीकेशन कोड होगा उसको इंटीग्रेट करके फाइल्स में रखेंगे या गिटहब पे कर दिया। और ऐसे ही इस तरीके से मैंने सारी चीजें जो है वो डेवलपमेंट वाला काम कर लिया। जब डेवलपमेंट वाला काम मेरा हो रहा है, या मतलब ऑलमोस्ट हो गया, तो उस टाइम पे साथ के साथ मेरा सर्वर वाला जो स्टेप 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं क्या चाहता हूं कि सब अपनी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो वेबसाइट थोड़ी ना आ गई, वेबसाइट जो नॉर्मल लोग कैसे उसको यूज करेंगे, उसके लिए मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय करने के लिए पहले मुझे सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक फिजिकल मशीन जो है वो पावरफुल मशीन मैंने खरीद ली, और उसके अंदर मैंने लेट्स सपोज क्या कर दिया, ये सारी चीजें मुझे उसके अंदर जो है वो इंडिविजुअली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली डिप्लॉय करने से पहले जिस चीज पे आप डिप्लॉय कर रहे हो उसको तैयार तो कर लो, उसको रेडी तो कर लो। अब आपने लोकल मशीन में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था, कोई PHP वर्जन या एक्सटेंशन या डेटाबेस या वेब सर्वर, जो जो चीजें आपने पूरा सूट यूज किया, पूरा स्टैक यूज किया, वही सेम स्टैक आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। यहां पे आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे तो आपका कोड यहां चल रहा था, यहां नहीं चल रहा, यहां चल रहा था, यहां नहीं चल रहा, तो मिस मैचिंग हो जाएगी। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। उसके लिए सेम यही चीज आपको इस मशीन के अंदर यूज करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी। अब इस मशीन का अपना लेट्स सपोज इसके अंदर आपके पास 4 CPUs है, ठीक है, 8 GB रैम है, या इसके अलावा आपके पास 500 जो है वो GB की आपने स्टोरेज इसके अंदर की है, कुछ आपके पास इसमें SSD भी है, ठीक है। तो मल्टीपल इसके अंदर जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इस मशीन की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी। आपने ये सारी चीजें इसके अंदर यूज कर ली, मतलब आपका कोड लेट्स सपोज आपने कंसिस्टेंट कर दिया, कोड जो है वो चल भी रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट पे लोग इसको एक्सेस कर सकें, तो स्टैटिक IP आपने परचेज कर लिया, और स्टैटिक IP के थ्रू लेट्स सपोज कोई भी एक IP आपने परचेज किया, उस IP पे जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो रूट हो जाएगी इस सर्वर पे, और फिर आपने उस स्टैटिक IP के कॉरस्पॉन्डिंग एक DNS जो है वो डोमेन नेम परचेज कर लिया, लेट्स सपोज flipkart.com या myntra.com, जो भी आपने परचेज किया, तो जो भी myntra.com पे जाएगा उसकी रिक्वेस्ट DNS सर्वर पे, DNS उसका IP देगा, और IP के थ्रू वो रिक्वेस्ट आपके पास। इस तरीके से मेजरली काम चलता है। ये पूरा ओवरव्यू ही आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक जाना पड़ता है। अब ये वाला जब आपकी मशीन रेडी हो गई, अब ये रेडी है, अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो कोड आपने मल्टीपल जगह पे बनाया था उसको इंटीग्रेट किया, और उसकी फाइल्स को आपको इसके अंदर डिप्लॉय करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा अपने कोड को। तो वो आप हो सकता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, या FTPS के थ्रू सिक्योरली भेज सकते हो, या गिटहब पे आपने लोड कर दिया उसके थ्रू आप यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मल्टीपल तरीके हैं। तो कोड एज इट इज आपको ये वाला यहाँ पे लाना पड़ेगा, इस मशीन में कोड चलेगा। बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सारी चीजें करने के बाद जब आपको लगा कि अब ये लाइव हो सकती है मेरी वेबसाइट, आप इसको लाइव कर दोगे टेस्टिंग करने के बाद, और लोग अब जो है आपके वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये एक तरह से यहाँ पे कहानी है। तो देखो इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन मेरे को इन मशीन्स में, फिर ये करनी पड़ी इस मशीन में, बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि सेम सर्वर, सेम वर्जन, सेम सारी की सारी फाइल्स आपको एज इट इज यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगी। जब ये ताम झाम आपने झंझट कर लिया, उसके बाद भी आपकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई, अब दिक्कतें और स्टार्ट होंगी। क्या? लेट्स सपोज सिक्योरिटी का रीजन, यहाँ पे सिक्योर रखना पड़ेगा इसको। स्केलेबिलिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अचीव करनी पड़ेगी। हो सकता है कि एकदम से आपने कोई सेल लगाई और आपके पास यहाँ पे इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है और आपका सर्वर हैंडल ही नहीं कर पा रहा उस रिक्वेस्ट को, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे स्केलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको हो सकता है कि आपकी मशीन जो है वो 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल कर रही थी, लेकिन आपके पास 10,000 रिक्वेस्ट आ रही है, तो पेज लोड होना स्लो हो जाएगा, लोग बंद कर देंगे आपकी वेबसाइट को यूज करना। तो हम क्या चाहते हैं, स्केलेबिलिटी यहाँ पे अचीव की जाए। स्केलेबिलिटी अचीव, साथ साथ अवेलेबिलिटी, 24/7 मेरा डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है फ्यूचर में आपको स्केलिंग करनी पड़े। स्केलिंग भी यहाँ पे दो तरीके से होगी, एक होती है आपकी वर्टिकल स्केलिंग, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है जनरली कि आपके पास लेट्स सपोज 4 CPU थे, आपने उसको 8 कर लिया, बढ़ा दिए, SSD बढ़ा दी, रैम इसकी बढ़ा दी, इसकी स्टोरेज बढ़ा दी, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा और बेटरमेंट यहाँ पे हो गया। ये आपकी जो है वो वर्टिकल, मतलब इसी के अंदर आपने और मशीन्स को वो कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, जैसे हम अपने लैपटॉप वगैरह में करते हैं, वो वर्टिकल स्केलिंग आ गया। या फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में सेम ये जो आपने एक सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था, सारा कुछ किया था, एज इट इज आपने एक और सर्वर कर दिया, दोनों को आपस में सिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जो भी
रिक्वेस्ट आ रही है, लोड बैलेंसर लगा दिया, कुछ रिक्वेस्ट इस पे, कुछ रिक्वेस्ट इस पे, तो वो सारा, अब ये कितना बड़ा तामझाम आपको अचीव करना पड़ रहा है, तब जाके आपका डिप्लॉयमेंट और उसके बाद आपकी वेबसाइट प्रॉपरली रन करेगी। तो ये इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद और रेगुलरली इन सारी चीजों को मेंटेन करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है वो रन हो रही है। तो ये हम चाहते हैं कि इस काम को थोड़ा इजी किया जाए। तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन का, या अब हम कंटेनराइजेशन की बात करें, तो वो इन सारी चीजों ने बहुत ज्यादा आसान कर दिया। इस वजह से जो AWS है, Azure है या गूगल क्लाउड है, ये क्यों इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ताकि ये जो तामझाम और ये सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े थे रोज, इनको कम किया जा सके और इजीली सिर्फ बटन दबाया पेमेंट की, बटन दबाया पेमेंट की। कॉस्ट भी देखो कितनी बढ़ गई। यहां पे पहले आपको अपनी मशीन खरीदनी पड़ रही है, हो सकता है या तो वो अंडर यूटिलाइज हो जाए, अगर ओवर यूटिलाइज होगी तो और मशीन खरीदनी पड़ रही है, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है आपकी। और साथ ही साथ आपको जो है वो, अगर लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पे नहीं भी आ रहा कोई ट्रैफिक, तब भी आपको डिप्लॉयमेंट सर्वर तो रन करेगा, तो उसके खर्चा तो लगेगा। दुकान अगर आपने ओपन कर ली, ग्राहक आए ना आए, लेकिन आपको जो है वो उस दुकान का जो इलेक्ट्रिसिटी, जो लोग रखे हैं, वो सारे पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे ना। तो हम क्या चाहते हैं, AWS कहता है, या जो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है Azure कहता है कि जब जब आपका चलेगा सिस्टम तब तब पेमेंट कर देना, अदरवाइज मत करना। तो वो वाला कहानी इसी वजह से इतनी पॉपुलर हुई। तो ये सारे पॉइंट बड़े जरूरी हैं। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस, IT, या अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ रहे हो, डेवलपमेंट में आ रहे हो, तो आपको ये सारी कहानी पता होनी चाहिए। तो आपको जो है वो एक अच्छी नॉलेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू।